Hello students, once again you are welcome in next video of the chapter 1 History for Trade to Territory. Dear students, in last video we just discussed that how Britishers just acquired and annexed the regions of Mysore and just make a stronghold in southern India. Now today I will just discuss you about the regions of the Marathas, right? As in last video, I just told you that initially just Maratha helped the East India Company to annex Mysore, right? But I just informed you it was the warning bell for Marathas also, which was not earlier realized by the Marathas, and they just support and helped Britishers to annex Mysore regions. But when the Mysore regions was got acquired and annexed by the East India Company, now it was the objective in mind of the Britishers that how can they got victory over the Marathas region. Dear friends, as I told you, it was realized by East India Company that the Marathas power, the Sikh power, or the ruling of the Mysore was much more tough to acquire to Britishers or East India Company, right? As I told you, he was not Britishers was not only brave or having strong army, but apart from which factor was most important, that Britishers were so much intelligent and at every step just played and used their mind to win a new game, right? So initially just Britishers just raised their hand, forward their hand of the friendship with the Marathas to got victory in Mysore regions. Dear students, now come to the point, come to the topic. And before how the war happened between the Maratha and East India Company, which was known as Anglo-Maratha War, we just understand the circumstances, right, and the conditions of Marathas during that time, right? During that time, what just happened, the different Maratha ruling areas are just ruled by chiefs और सरदार. ऐसे समझिए कि उस टाइम का क्या कंडीशन था कि जिस रीजन्स में सारे मराठास थे, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र को, ठीक है, चीफ्स और सरदार के द्वारा उसके ऊपर उनकी कब्जा थी. चीफ और सरदार के द्वारा उन पर रूलिंग की जाती थी. मीन्स, ठीक है, बिकॉज देयर वर सो मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स एंड सरदार्स. तो अलग अलग जितने सरदार थे, अलग अलग जितने चीफ्स थे, उन सभी को ब्रिटिशर्स को जीतना होता. ठीक है. मराठास का अगर देखें, जैसा कि हम बताएं कि मराठास एक बहुत स्ट्रांग पावर था, ठीक है, भले ही अलग अलग राज्य में थे, लेकिन उन सारे के बीच में एक कन्फेडरेशन, एक दोस्ती था, एक रिलेशनशिप था, जिस रिलेशनशिप के तहत वे एक दूसरे से बंधे हुए थे. ठीक है, उसको भी हम आपको बताते हैं. ऐसे समझिए कि मराठास का स्टार्टिंग में ये एम था कि किसी तरह से वो दिल्ली को कैप्चर करे. ठीक है, दिल्ली का कैप्चर करना उसके माइंड में एम था. इसी कॉन्टेक्स्ट में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई. इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ,
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आपने एक मूवी भी देखा होगा अभी, एक पानीपत करके मूवी आई थी जिसमें संजय दत्त हीरो था, एक्टर था, ठीक है। तो उस मूवी में आपने देखा होगा। तो ये जो थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत था, ये जो था अहमद सिंह अब्दाली जो अफगानी रूलर था, ठीक है, और मराठा के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। लेकिन इस थर्ड वार ऑफ पानीपत में देखा जाए तो मराठा का हार हो गया, जबकि एम था कि इस वार में जीतने के बाद वो क्या करेगा, दिल्ली को कैप्चर कर लेगा। दिल्ली जो मुगल की रूलिंग थी, सॉरी उस रूलिंग को वो कब्जा कर लेगा। उस समय अफगानी का रूलिंग था, तो वो चाह रहा था कि वहां पर कब्जा कर लेगा, लेकिन वहां पर सफलता वहां पर मराठा को नहीं मिला। मुगल, अब जैसा आप जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा, इतिहास है, इतिहास हिस्ट्री में आपको बहुत जानकारी मिली होगी पहले भी, कि मराठाज और मुगल के बीच में कांटे की टक्कर थी, मुगल के बीच में काफी दुश्मनी रहा है, ठीक है। तो अभी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इस बैटल में जब मराठा की हार हो जाती है, मराठाज वे डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ सरदार्स। एक्चुअली उस समय सारे सरदार जो थे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग चीफ के रूप में थे, अलग अलग स्टेट में थे, और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था उनका, एक यूनाइट रूलिंग नहीं था, जिसके कारण से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उसके मराठाज को अलग अलग हार का सामना करना पड़ा। आप देखेंगे उस टाइम कि सिंधिया जो ग्वालियर में रूल करते थे, होलकर एक स्टेट था इंदौर में, ठीक है, जहां पर इंदौर में होलकर का था, उसी तरह से गायकवाड़ बड़ौदा में और भोसले नागपुर में। ये छोटे छोटे स्टेट थे जिसमें अलग अलग मराठा के सरदार रूलिंग करते थे, ठीक है। ये अलग अलग स्टेट होने के कारण इनको आसानी से थर्ड वार में हरा दिया गया। अब देखते हैं, अब ये इससे एक आप वो उस समय का ये भी पता चलेगा कि इनका कैसे आपस में रिलेशन था, ठीक है, राइट। तो ये सिंधिया, होलकर्स, गायकवाड़, भोसले, ये सारे को अगर देखा जाए तो ये सबको आपस में, ये सारे चीफ को आपस में बाइंड करके या एक कोरिलेट करके रखने का जो काम था, वो काम था किसका, पेशवा का। मतलब ये यूं कहो कि ये सारे चीफ का जो हेड होता था वो कौन होता था, पेशवा होता था, जो कि प्रिंसिपल मिनिस्टर्स के रूप में हम कह सकते हैं। तो ये कॉन्फेडररी जो था सारे मराठाज को, उसको बाइंड अप करके रखने का काम पेशवाज का, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं इन सारे का सुप्रीमेसी किसके अंदर में होता था, पेशवाज। और ये पेशवाज कहाँ होते थे, पुणे में होते थे, ठीक है। ये पेशवाज, पी फॉर पेशवा एंड पी फॉर पुणे, याद रखना है, ठीक है। तो ये पुणे में जो मराठा थे जो कि पेशवाज कहलाते थे, ये आपस में इन साले को बांध करके रखते थे, मतलब बांध के रखने मतलब उनके बीच में एक बॉन्ड बना के रखते थे, उसमें एक रिलेशनशिप डेवलप करके रखते थे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो कुछ ऐसे मतलब सोल्जर्स थे मराठा में जिससे कि यूरोपियन या ब्रिटिशर्स बहुत डरते थे, और वो केवल मतलब उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी होल्ड था, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, ठीक है। इस कारण से वो मतलब ब्रिटिशर्स उनसे मतलब थोड़ा सा डरते थे, युवान, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो महर्जी सिंधिया और नाना फडणवीस, ठीक है, महर्जी सिंधिया और नाना फडणवीस ऐसे ही दो ऐसे फेमस मराठा सोल्जर्स हुए जिनसे कि ब्रिटिशर्स डरते थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी डरती थी और डायरेक्ट उनके साथ ये नहीं करते थे, तो स्टार्टिंग में इनके साथ ये रिलेशनशिप ये हो गए, बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके साथ एक फ्रेंडशिप का रिलेशन रखा और ट्रेडिंग को करते गया। लेकिन ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था, इतना ही था। ब्रिटिशर्स तो ये चाहता था कि कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल चाहिए। तो जैसे जैसे एम्बिशन बढ़ता गया, ब्रिटिशर्स का इंटेंशन चेंज होती चली गई। अब आगे हम लोग देखते हैं, नो डाउट मराठाज वेयर टू मेजर पावर इन फ्रंट ऑफ कंपनी। मराठाज वेयर मेजर पावर इन फ्रंट ऑफ कंपनी, सो कंपनी जस्ट वांटेड टू गेट एक्वायर्ड ओवर दिस पावर, right? So now whenever you will talk about the end of the 18th century, right, Britishers now started to expand their views when they got victory
over the Mysore. Now it was the objective for the Britishers to acquire towards the Maratha region, right? So from late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy power. इसलिए 18वीं शताब्दी के एंड में उनके माइंड में, ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी के माइंड में ये आने लगा कि अब इन शक्तियों को, ये जो दो मेजर पावर है मराठाज, उनको कैसे खत्म किया जाए, और इनके लिए उसने क्या प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि ये सारे सर्कमस्टांसेस के बाद किस प्रकार से मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में डायरेक्ट वार होती है और उस वार का क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट होता है, हम लोग देखेंगे जस्ट कमिंग वीडियो में। तो आज के डियर स्टूडेंट्स, आप आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है, नोट्स आप बना रहे होंगे, ठीक है, और जहां भी प्रॉब्लम हो आप जो है बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम दे सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। और रिसेंटली ही आपको जो है गूगल क्लासरूम स्टार्ट होने वाली है, उस गूगल क्लासरूम में डे टू डे का आप अपना नोट्स, अपना वर्क, प्रॉब्लम्स वहाँ दे सकते हैं। वहाँ पर सारा डिटेल्स आपको और डिटेल्स में मिलेगा, मतलब टेक्निकली, और आप इक्विप्ड हो जाओगे और बेहतर ढंग से पढ़ पाओगे। तो ये हमारे स्कूल मैनेजमेंट की डिसीजन है और गूगल्स क्लासरूम के माध्यम से पढ़ाई और बेहतर ढंग से बच्चों को देने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड वेट फॉर कमिंग वीडियो। थैंक यू।